क्लास 10 बायोलॉजी। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है इसका, रिप्रोडक्शन। सॉरी, चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, ये प्रोसेस क्या है और कैसे होता है, कितनी इसकी टाइप्स हैं, और इसके अलावा जो है इसके मेथड्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसी, यानी एक ही स्पीसी जो है वो अपने जैसे नए जानदार जब बनाती है तो वो किस तरह से बनाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यानी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उसकी जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो वैसे की वैसे आगे मुंतकिल हो जाती हैं। ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जानदार की, लेकिन एसेंशियल नहीं है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी ये पहचान है, ज़रूरी है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते ही उसको हैं जिसके अंदर एक लाजमी जुज़ ये भी है कि वो रिप्रोडक्शन भी करते हों, तो हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो जानदार है। लेकिन एसेंशियल नहीं है लाइफ प्रोसेस। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब है, मतलब कि अगर कोई जानदार ये प्रोसेस नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, कि वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। एक स्पीसी को जिंदा रख, तो ये एक स्पीसी की बका के लिए जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई जानदार रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा। यानी कि लाइफ प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे कपल्स देखे होंगे जो जिनकी मतलब आगे से औलाद नहीं होती, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कि वो मर जाते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि सारी की सारी स्पीसी ही एक जो है उनमें से कोई भी मेंबर रिप्रोड्यूस ना कर सकता हो तो बाकी ने तो मर ही जाना है, उन्होंने ख़त्म हो जाना है। तो इसमें से क्या होता है कि वो पूरी की पूरी स्पीसी एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो इसलिए ये स्पीसी के लिए ज़रूरी है, उसकी बका के लिए, बट नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीसी, यानी स्पीसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्पीसी के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है, ये इस बात की यकीन दहानी करता है कि जो जेनेटिक मटीरियल है एक जनरेशन से वो दूसरी जनरेशन में मुंतकिल हो जाए, और हर जनरेशन जो है वो आगे से फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऑफस्प्रिंग्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करवाती है। अब इसमें कंपटीशन होता है कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ रीजंस की वजह से रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, डिजीज़ की वजह से, कंपटीशन की वजह से। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनको वो जो उनके अंदर इस तरह से हो जाते हैं कि जिनकी वजह से वो नहीं कर पाते। तो फिर सिर्फ वो वाले ही जानदार जिनके अंदर फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो इन्वायरमेंट के मुताबिक सर्वाइव कर पाते हैं, वही जो है वो आगे नेक्स्ट जो है वो मुंतकिल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें इन्वायरमेंट में रहने में मदद देती हैं वो आगे मुंतकिल होती जाती हैं, और वो वाली जो नहीं है तो वो ऑर्गेनिजम्स आगे से सर्वाइव नहीं करते। हम ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है कि जिसके अंदर दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ ओनली वन पेरेंट ये कैरी कर लेता है। जितने भी मल्टी सेलुलर जानदार हैं उन सब के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, और मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक, और जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और प्रोकैरियोटिक हैं उन सब के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैरी होती है। अब हमने इस चैप्टर में इन्हीं दो टाइप की रिप्रोडक्शन की बेस पढ़नी है, इनका मैकेनिज्म पढ़ना है कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखेंगे, यानी वो वाली रिप्रोडक्शन जो सिर्फ ओनली सिंगल पेरेंट जो है वो कैरी कर लेता है। अभी हमने पढ़ा कि ये वाली जो रिप्रोडक्शन है ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है या इन्वर्टिब्रेट्स में होती है जिनकी बैकबोन रीढ़ की हड्डी नहीं है सपोर्टिंग के लिए, तो ये उन जानदारों में जो है वो पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला स्टेप है दैट इज़ द बाइनरी फिशन।
बाइनरी का मतलब होता है टू, एंड द फिशन का मतलब है टू ब्रेक, टूट जाना। तो ये ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जानदार दो हिस्सों में टूट जाता है, और ये बहुत कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, प्रोटोजोआ और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी जो है वो इसमें करते हैं। अब हम तीनों के एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे। यानी इसके एग्जांपल में बाइनरी फिशन में क्या आता है, बैक्टीरिया आते हैं, प्रोकैरियोट्स, फिर कुछ यूनिसेलुलर आते हैं, सिंपल यूकेरियोटिक, और फिर थर्ड उन्होंने बोला है कि इन्वर्टिब्रेट्स, कुछ सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये पाई जाती है। तो इन तीनों एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर ये कैसे पाया जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जब बाइनरी फिशन होती है तो इसका जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके डीएनए में, इसका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में बाउंड नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, इनके अंदर न्यूक्लियर वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। अभी तक आपको यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस जो है वो अच्छे तरीके से पता चल गया है। 9th क्लास में हमने बहुत डिटेल में बार बार इस टॉपिक को छेड़ा है। तो प्रोकैरियोटिक वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो वाले सेल होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, मतलब उनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर होता है, न्यूक्लियस की वॉल उसमें नहीं होती। तो इनका जो डीएनए है सबसे पहले वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट कर जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका डीएनए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइज़ में ये डबल कर जाएगा अपनी जगह पे रह के। उसके बाद नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि इसका जो डीएनए है वो अपोजिट पोल्स पे मुंतकिल हो जाएगा, यानी उसकी जो दो कॉपीज़ बन चुकी हैं वो दोनों अलग अलग पोल्स पे चली जाएंगी। एक कॉपी इस पोल पे और एक कॉपी इस पोल पे चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो इसकी वॉल है बाहर, सेल मेम्ब्रेन, वो इन्वेजिनेट हो जाएगी अंदर को, यूँ वो इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये इन्वेजिनेट होते होते बिल्कुल यहाँ से बहुत क्लोज आ जाएगी और दो सेल अलग अलग बन जाएंगे। तो ये एक सिंपल मेथड है जो बैक्टीरिया कैरी करता है उसका बाइनरी फिशन का, जिसके अंदर सिंपली उसका सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट करता है, वो दो कॉपीज़ बना देता है, दोनों अपोजिट पोल्स पे चली जाती हैं। उसके बाद ये जो वॉल है इसकी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती है, अंदर को मुड़ जाती है, और उसके बाद ये बिल्कुल क्लोज आ जाती है एक दूसरे के दोनों वॉल्स, और ये दो सेल जो है वो सेपरेट बन जाते हैं। इसके बाद जो बाइनरी फिशन यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में है तो वहाँ पे भी बिल्कुल सेम प्रोसेस ही है इसका तकरीबन, लेकिन वहाँ पे ये माइटोसिस को फॉलो करता है। चूँकि वो यूकेरियोटिक है, इसका मतलब है उसके अंदर न्यूक्लियस भी उसका मौजूद है विद बाउंड्री, तो वहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी बाइनरी फिशन होती है, उसके अंदर कैसे होती है कि वो सिंपल माइटोसिस करते हैं, और माइटोसिस का जो प्रोसेस है ये हमने पढ़ा है कि इसके अंदर सबसे पहले वो न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है पहले वो डबल होता है सारा, फिर काफ़ी 2-3 स्टेप्स के बाद जो है सेल जो है वो उसका अलग हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसका भी होता है कि यानी पहले माइटोसिस होती है और न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर दो सेल्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी बाइनरी फिशन पाई जाती है। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसे होती है, सिंपल जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े छोटे जो गुलाई में यानी जिनकी जो बॉडी की शेप होती है वो सम लाइक स्नेक की तरह होती है लेकिन छोटे होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, तो उनके अंदर भी बाइनरी फिशन से ये प्रोसेस होता है कि उनकी बॉडी जो है वो दो हिस्सों में कट जाती है, ठीक है, बॉडी डिवाइड हो जाती है इनटू 2, और जो दोनों के दोनों उसके पार्ट्स होते हैं वो अपने जैसे नए पार्ट को जो है वो रीजनरेट कर लेते हैं, नया पार्ट उसका बन जाता है। इस तरह की जो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो कौन से वॉर्म्स में पाई जाती है, ये प्लेनेरिया में पाई जाती है, कुछ इकोइनोडर्म्स हैं उनके अंदर भी जो है ये बाइनरी फिशन का प्रोसेस जो है वो पाया जाता है सिंपल बिल्कुल वैसा ही जैसा दूसरों के, लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है कि इसके अंदर बाकी बॉडी जो होती है वो रीजनरेट करती है, यानी अपना हिस्सा खुद ही बना लेती है। उसके बाद कुछ जानवर ऐसे भी हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, जैसे कि अमीबा की बात करते हैं, आपकी बुक में जो इन्होंने एग्जांपल दी है कि इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो क्या कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें अमीबा के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है,
तो अमीबा क्या करता है? अमीबा क्या है? ये एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाला जिस्म है, बॉडी है, लेकिन जिसकी बॉडी की शेप जो है वो इरेगुलर होती है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है कि वो कैसी होगी। तो ये क्या करता है? ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक हार्ड सी कवरिंग, यानी फूल जाता है और फूल के यूँ गोल हो जाता है, बाहर सिस्ट बना देता है, हार्ड सी कवरिंग सिस्ट बना देता है। बाकी न्यूक्लियस जो वैक्यूल है इसके, वो सब कुछ इसके अंदर वैसे ही पाया जाता है। फिर जब कंडीशन फेवरेबल होती है, रिटर्न होती है, तो इसका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर रह के ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना लेता है। दीवार अभी वैसी की वैसी है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा कॉपीज़ अंदर से बना लेता है। वो कॉपीज़ बनाने के साथ साथ जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, वो साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर लेता है। यानी यहाँ पे ऐसे बहुत सी अमीबा की जो कॉपीज़ हैं, यूँ ये आपको मिलेंगी इसके अंदर। और फिर क्या होगा? जब फेवरेबल कंडीशन अभी ऐसे ही ये डिवाइड कर गया तो ये सिस्ट फट जाएगी, और इस सिस्ट के फटने से ये जितने भी अमीबा हैं ये सारे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और जहाँ पे ये गिरेंगे वहाँ पे ग्रो करके दोबारा जो है सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह की जो फिशन है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन, क्योंकि इसके अंदर दो कॉपीज़ नहीं बनी, बहुत ज़्यादा बनी। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर सिर्फ दो कॉपीज़ बने, जो कि हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा था, तो उसको बाइनरी फिशन कहते हैं, लेकिन इस केस में इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनती हैं, तो इसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट प्रोसेस है एसेक्सुअल मेथड जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है? ये बिल्कुल बाइनरी फिशन की तरह का प्रोसेस है, लेकिन अगर कुछ सर्टेन वॉर्म्स हैं ख़ास जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी है, कुछ वॉर्म्स अगर मोर देन 2, एक से दो से ज़्यादा हिस्सों में टूट जाते हैं, मोर देन 2 पीसेस, तो उसको हम नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन में बॉडी 8 से यानी 3 से लेकर 9 तक, 3 to 9 पीसेस तक ये टूट जाती है, और जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है, जो बॉडी पार्ट टूट जाता है, उसके जो रह गया हुआ हिस्सा है वो बॉडी खुद ब खुद बना लेती है। जैसे कि ये एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है उन्होंने, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया आगे से 3 हिस्सों में टूट गया है। इसका हेड, इसका एब्डोमेन है, और इसका जो लोअर पार्ट है वो तीनों अलग अलग यूँ डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका जो हेड पोर्शन है उसमें बाकी बॉडी बना लेता है, इसका जो एब्डोमेन पोर्शन है वो हेड और लोअर पार्ट बना लेता है, और इसका जो लोअर पार्ट है वो अपर बॉडी खुद जो है वो रीजनरेट कर लेता है। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट प्रोसेस है, दैट इज़ द बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है कि ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन की ऐसी टाइप है जिसके अंदर एक बर्ड बनता है। बर्ड कैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये एक सेलुलर बॉडी है, इसके ऊपर एक छोटा सा उभार सा बन जाता है, यानी जैसे छोटा सा दाना टाइप, पिंपल टाइप जैसे निकलता है, वैसे इसके ऊपर छोटा सा उभार बन जाता है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है। वो उभार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लग जाता है, इस तरह से, और फिर इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है। उभार वहीं पे है, वो बड़ा होने लग गया साइज़ में मज़ीद, और जो न्यूक्लियस है इसका वो 2 बना देता है, 2 में चेंज हो जाता है, डिवाइड कर जाता है, और वो जो डिवाइड हुआ न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस उस बर्ड में चला जाएगा यहाँ पे, और इसकी ये जो वॉल है ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लग जाएगी यूँ, और ये आहिस्ता से बंद हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 सेल जो है वो बन जाएंगे। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम बडिंग कहते हैं। और बडिंग जो है वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा बर्ड भी एक सेल के ऊपर बन सकते हैं।
और जब ये कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे रिप्रोडक्शन इसकी, तो ये यहाँ से अलग हो जाता है और ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, यानी कि दो अलग अलग जानदार बन जाते हैं। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि ये कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो कॉलोनीज़ बनाते हैं, यानी कि ये इसके साथ ही पूरी ज़िंदगी जो है यहीं पे जुड़ा रहेगा, अलग नहीं होगा, तो तब ये कॉलोनीज़ फॉर्म करते हैं। लेकिन फिर भी खाना पीना इनका अलग अलग ही है, क्योंकि ये कोई टिश्यू लेवल या आगे से जो इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होती हायर, बस इन्होंने साथ रहना है कॉलोनी बना के। तो यहाँ पे इनकी मर्ज़ी है कि कुछ जानदारों में ऐसा भी होता है कि ये उतर के साइड पे चला जाता है और दो जानदार अलग बन जाते हैं। ये एनिमल्स भी हैं कुछ जो बडिंग के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं, उनमें कुछ स्पंजेस आ जाते हैं। स्पंजेस आ जाते हैं। स्पंजेस जो हैं, ये स्पंजेस हैं हाइड्रा है और कोरल्स हैं। ये कोरल्स, स्पंजेस, हाइड्रा, ये तीनों पानी में पाए जाते हैं। स्पंजेस जो हैं इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये स्पंज की तरह होते हैं, नरम होते हैं, इनके ऊपर सुराख होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं, नरम से होते हैं। ये लोअर एनिमल्स हैं। एनिमल्स की कैटेगरी स्टार्ट ही यहाँ से होती है। हाइड्रा जो हैं ये भी रहने वाले जानदार हैं, थोड़े ऐसे प्लांट की तरह इनकी बॉडी रिजेंबल करती है इस तरह से कुछ। और ये जो कोरल्स हैं ये कोरल रीफ्स बनाते हैं। इनकी बॉडी जो है, इनके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है और जब ये डेड हो जाते हैं तो ये नीचे इकट्ठे होने लग जाते हैं। वहाँ से फिर जब इनके बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्लस्टर बन जाता है तो वहाँ से हम चौक और ये जो चूना है वहाँ से इकट्ठा करके लाते हैं। तो ये भी बडिंग के ज़रिए जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में उन्होंने डायग्राम के साथ हाइड्रा की सूरत में बनाई भी हुई है। तो और ये इस तरह से ये हाइड्रा के ऊपर एक छोटा सा बर्ड बनता है, उसके बाद वो बॉडी ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पे माइटोसिस होती है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, सिंपल मल्टी सेलुलर, और उसके बाद ये अपनी जगह से यहाँ से कट होके साइड पे हो जाती है। और कोरल्स ऐसे जानदार हैं जो कि कॉलोनीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉलोनीज़ की भी एग्जांपल है कि कैसे बडिंग में कॉलोनीज़ बनती हैं और इसके अलावा अलग भी कैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसकी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये मल्टीपल फिशन की तरह का एक प्रोसेस है जिसकी दो एग्जांपल हैं। एक आपको दी उन्होंने फंजाई की एग्जांपल और एक दी है उन्होंने आपको बैक्टीरिया की एग्जांपल। तो दोनों एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फंजाई जो है, फंजाई क्या होते हैं? फंजाई जो है ये अक्सर घरों में आपने देखा होगा रोटी के ऊपर, सालन के ऊपर जो है वो लग जाती है, जिसको उल्ली भी कहते हैं। तो ये इसकी एक टाइप है जिसका नाम है राइजोपस। राइजोपस की जो शेप है कुछ इस तरह से होती है कि नीचे से ये छोटे से फिलामेंट टाइप होते हैं यूँ, और ऊपर इसके ऐसे बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से फिर अगर होगा तो इसके साथ एक और हो सकता है, इधर से ऐसे बल्ब नुमा। तो इस तरह से जो है ये पूरी फैले हुए होते हैं। इसकी ये जो ऊपर थिक वॉल है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका, इसको बोलते हैं स्पोरेंचिया। स्पोरेंचिया के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं स्पोरेंचिया के अंदर। और हर स्पोरेंचिया जो है वो बहुत डिवाइड करके बहुत ज़्यादा डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाता है यहाँ पे, जिनको स्पोर्स कहते हैं। हर स्पोर के इर्द गिर्द सिस्ट होती है, सख्त सी दीवार होती है सिस्ट, और वहाँ पे ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। फंजाई इसलिए तो ऐसे जानदार हैं जहाँ पे आपको अगर ऐसी सख्त किस्म की कंडीशन भी है, सख्त गर्मी है, कोई और जानदार वहाँ नहीं पाया जा सकता, तो फंजाई वहाँ पे भी ग्रो कर जाती है। वो इसकी इन्हीं एबिलिटीज़ की वजह से है। तो जब ये स्पंजिया मेच्योर हो जाते हैं यहाँ से, तो ये पक जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ से दीवार इसकी फट जाती है और ये जितने भी स्पोर्स हैं इसके अंदर, यहाँ पे ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकल के जहाँ पे फिर गिरेंगे वहाँ पे दोबारा इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। मॉइस्चर चाहिए इन्हें, ऑक्सीजन चाहिए और जो भी बाकी चीज़ें, तो वो इनको जहाँ पे भी मिलेगी वहाँ पे ये नई फिर जो है वो ग्रो कर जाएंगे, नया फंजाई या नई राइजोपस जो है वहाँ पे ग्रो करवा देंगे। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बैक्टीरिया नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वहाँ पे क्या करता है कि कुछ स्पीसीज़ बैक्टीरिया की ऐसी हैं जो कि ये भी अपने इर्द गिर्द एक हार्ड सी कवरिंग बना लेती हैं, ये इस तरह से। तो वहाँ पे क्या करती हैं कि अपना सारे का सारा जो मवाद है
एंडोस्पोर बनाती हैं। तो वो अपने जो सारा प्रोटोप्लाज्म उसको इकट्ठा करके एक साइड पे ले जाती हैं और बाउंड्री इनकी वहीं पे रहती है। अब वो जो एंडोस्पोर होता है यहाँ पे, उस एंडोस्पोर के अंदर डिवीजन होती है, न्यूक्लियस इसका डिवाइड करता है, बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना देता है, मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं यहाँ पे। और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न करती है तो ये जो स्पोरेंचिया है ये बाहर निकल आता है, और जहाँ पे भी ये गिरेगा वहाँ पे दोबारा से जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा और सारे बैक्टीरिया बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। लास्ट है एसेक्सुअल मेथड, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस को भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है, कुछ वजूहात की वजह से इसको बाद में इधर कंसिडर किया था। वैसे ये ऐसा मेथड है जिसको साइंटिस्ट डॉक्टर्स भी मिरेकल बोलते हैं। वो कहते हैं कि एक करिश्मा है कि इस तरह से जो है वो जानदार पैदा हो जाता है पार्थिनोजेनेसिस में। इसमें क्या होता है कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी एक ऐसा एग जिसके अंदर स्पर्म एंटर नहीं हुआ और वो फर्टिलाइज करके नया जानदार बना देता है, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में कुछ फिशेस हैं, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स के अंदर ये होता है। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है हनी बी की, जो शहद बनाने वाली मक्खी, शहद की मक्खी जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, यानी कुछ एग्स तो ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐसे एग्स पड़े हुए हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है, जिसके अंदर स्पर्म एंटर हुआ है, उसके इर्द गिर्द यहाँ पे कुछ और एग्स थे, तो स्पर्म तो इसके अंदर एंटर हुआ है, फर्टिलाइजेशन यहाँ होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये जो बाकी वाले हैं ये इसके इन्फ्लुएंस में आके, इसके ज़रिए असर आके यहाँ पे भी जो है वो ये रिप्रोडक्शन हो जाती है और वो भी नए जानदार बना देते हैं। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिहाज से फिट नहीं होते, यानी वो एक स्पेसिफिक काम के लिए पैदा होते हैं, वो स्पेसिफिक काम करने के बाद ही वो मर जाते हैं। जैसे कि हनी बी के अंदर जो ऑर्गेनिज़म इस मेथड से बनते हैं पार्थिनोजेनेसिस से, उनको बोलते हैं ड्रोन्स, ठीक है। वो क्या होते हैं? ड्रोन्स होते हैं, और उनके अंदर एक क्वीन होती है। उस क्वीन का काम होता है एग को ले करना, अंडे देना और शहद बनाना, हनी बनाना। और ये जो ड्रोन्स बनते हैं इस मेथड से, पार्थिनोजेनेसिस से, इनका काम होता है इस हनी को इकट्ठा करना। ये मतलब ये कारकुन मक्खियाँ कहते हैं इन्हें, यानी काम करते रहना पूरी ज़िंदगी। इन्होंने जो है सिर्फ ये जो हनी है इसको कलेक्ट करते रहना है, और इसी काम के बाद जो है ये ख़त्म हो जाता है। यानी कि एक स्पेसिफिक काम के लिए पैदा होती हैं, वो स्पेसिफिक काम करने के बाद ये मर जाती हैं। मज़ीद आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, मज़ीद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती ये एनवायरमेंटली जो है वो एबनॉर्मल होती हैं। एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मल तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि फ़िट नहीं होती, कि आगे उस पीसी को चला नहीं सकती। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बल्कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और उसके दोनों तरीके, नेचुरल वेजिटेटिव भी और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इसके साथ जो है टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग। तो यहाँ तक जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसको कहते हैं? प्लांट का जो सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, उनका जो फ्रूट होता है वो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। यानी फ्लावर, जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन होनी होती है। और रिप्रोडक्शन कब होती है, हमें कैसे पता चलता है? जब फल बन जाता है, यानी कि जब दरख्त के ऊपर फूल फल में बदल जाते हैं, उनमें से फल निकल आता है, तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे हिस्से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसको कहते हैं, कि अगर ऐसे हिस्से जिनका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वेजिटेटिव पार्ट है, यानी खाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, स्टेम, रूट और लीव्स वगैरह, अगर वहाँ से रिप्रोडक्शन हो जाए नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी, तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम देते हैं। यानी अगर रूट्स जिनका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वैसे रूट्स
स्टेम एंड लीव्स, अगर इन हिस्सों से रिप्रोडक्शन हो जाए तो इसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। जैसे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे सब्जियों में देखेंगे जो हम खाते हैं गाजर, मूली वगैरह, तो ये ज़मीन से हम निकालते हैं, ये असल में रूट्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर फूड स्टोर होता है, जो रिप्रोडक्शन करके लास्ट में फूड बना के देती हैं। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है उसको हमने इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस करना है। तो नेचुरल रिप्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो है कि जो कुदरती तौर पे होती है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आमतौर पर। उसकी कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप है बल्ब। अब इसमें क्या होता है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ये स्टेम रिप्रोड्यूस करती है, स्टेम प्रोपोगेट करती है। अब उस स्टेम के गिर्द थिक फ्लैशी लीव्स आ जाते हैं। पहले तो वो पत्ते होते हैं सूखे, फिर उनके अंदर फूड स्टोर होने लग जाता है और वो फूड स्टोर होके वो फ्लैशी बन जाते हैं। इस तरह की ये इसकी अपीयरेंस, इसकी शक्ल बल्ब की तरह की बन जाती है, इसलिए हम इसको बल्ब का नाम देते हैं। इसके अंदर जैसे एग्जांपल आती है अनियन की, यहाँ पे नीचे बर्ड होता है बेस पे, इसके साथ यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स लगी हुई होती हैं। मेन यहाँ पे इधर पहले खाना स्टोर होता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इधर इस तरह से ये पत्ते आने लग जाते हैं। ये जब आप प्याज को काटो तो कुछ इस तरह की ही शक्ल आपके सामने आती है। तो ये इस तरह की जो, इसको क्या बोलते हैं, बल्ब। एडवेंटिशियस रूट्स कौन से होते हैं, जो अपनी जगह के अलावा कहीं पे भी आपको रूट्स नज़र आए या रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आए जहाँ पे ओरिजिनली पाए जाते हैं उसके अलावा, तो उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स नीचे से बल्ब के बेस से इमर्ज होती हैं, जो ज़मीन के साथ बेस पे लगी हुई होती हैं, और इसमें ट्यूलिप, अनियन, लिलीज, ये सारे बल्ब के तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एग्जांपल है कॉर्न। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड यानी कि ये स्टेम का पोर्शन, वैसे स्टेम की डेफिनेशन ये होती है कि जो पार्ट ज़मीन के बाहर होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम है और इसके अंदर फूड जो है वो स्टोर होता है। बर्ड्स इसके अंदर से निकलते हैं और उन बर्ड्स के अंदर से शूट इमर्ज होती है और वो शूट ऊपर प्लांट बना देती है ज़मीन के बाहर, जिसको हम जब खींचते हैं तो नीचे से हमारा जो फूड है वो भी साथ जो है वो निकल आता है। तो मतलब इस तरह से इसकी इन्होंने यहाँ पे ये कैलोकेशिया आपको दिखाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका फ्रूट है, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बर्ड निकला होगा, उस बर्ड के अंदर से प्लांट निकल आएगा, शूट नहीं मर्ज हो जाएगी और ये ज़मीन के बाहर ग्रो करेगी, जैसे पता चलेगा कि यहाँ इस जगह पे ये चीज़ ग्रो कर रही है या मौजूद है। तीसरी जो इसकी किस्म है दैट इज़ द राइजोम। राइजोम जो है ये भी लेटरल स्टेम है। लेटरल मतलब कि लेटी हुई लंबे अंदाज में ज़मीन के साथ ये पाई जाती है। इस तरह से जो है वो अदरक जिसको बोलते हैं जिंजर, ये ग्रो करती है। इसके अंदर नोड एंड इंटरनोड्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से ये मौजूद है, तो इसके ऊपर यूँ इस तरह से ये भी मौजूद होते हैं। फिर इसके ऊपर भी एक नोड मौजूद होता है और उसके अंदर से जो है वो नया प्लांट बाहर इमर्ज कर रहा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे ये अदरक जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पे भी लोअर साइड पे आपको एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगे। यहाँ नीचे, इसके भी नीचे यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, जिसके साथ इसने ज़मीन को एंकर किया हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स भी जो हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम हैं, लेकिन ये ज़्यादातर क्लस्टर की सूरत में गुच्छे की शक्ल में जो है वो ग्रो करती हैं, जिसकी एक एग्जांपल है आलू। आलू जो है वो ज़्यादातर स्टेम ट्यूबर्स के से होता है। ये अनलार्ज पोर्शन है, यानी बड़ा सा अनलार्ज पोर्शन है, अंडरग्राउंड है। ये भी राइजोम की तरह का, बिल्कुल इसी तरह से ये भी लेटरल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं
वो आपस में मिल जाते हैं, यानी कि जब आप आलूओं को बाहर निकालते हो तो आपको एक गुच्छे की तरह मिलते हैं, एक ग्रो करता है, उसके ऊपर बर्ड बनता है, दूसरा आलू बन जाता है, फिर तीसरा आलू बन जाता है। तो उनको आइस भी बोलते हैं, जहाँ से नया बर्ड जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे आलू को तो उसके अंदर कोई एक घड़ा बना हुआ होगा, पिट्स बोलते हैं उसको, आई पिट्स, तो वहाँ पे जो है वो दूसरा आलू अटैच था। फिर ऐसे ही ये सारे गुच्छे की शक्ल में जो है वो ग्रो करते हैं और इनके ऊपर जो है शूट इमर्ज हो जाती है और जिससे हम इसको निकाल लेते हैं। आलू, कचालू, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ये ट्यूबर्स, स्टेम ट्यूबर्स के प्रोसेस के ज़रिए ग्रो करते हैं। उसके बाद फिफ्थ है हमारी टाइप सक्कर्स। ये धनिया और पुदीना जो है वो सक्कर्स के प्रोसेस में सक्कर्स कहलाते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे यानी ज़मीन के करीब करीब ही यहाँ पे ग्रो करते हैं और थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर आ जाते बेल की सूरत में, और इन्होंने इस तरह से ये पूरी जो है वो ज़मीन को घेरा हुआ होता है। तो ये जितने भी धनिया और पुदीना है ये सक्कर्स के प्रोसेस के ज़रिए ग्रो करते हैं। फिर लास्ट में आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। तो लीव्स के ज़रिए जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो बहुत कम होती है। ये ज़्यादातर ब्रायोफिलम प्लांट्स हैं जिनको पत्थर चट भी कहते हैं। तो आपने ये कम ही देखे होंगे इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये ज़्यादातर नमी वाले इलाकों में जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं और इनमें एक पत्ते के ऊपर ही नए जो प्लांट है वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियली हम इसको कैसे ग्रो करवाते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत ज़्यादा गार्डनर्स और फार्मर्स यानी बागों में माली और जो किसान है ये आर्टिफिशियल का तरीका जो इस्तेमाल करते हैं अपना स्टॉक जो प्लांट्स का उसको उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए। उसमें एक तरीका है कटिंग का। कटिंग का तरीका हम खुद भी घरों में करवाते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि स्टेम या रूट का मेरिस्मेटिक पोर्शन लिया जाता है। मेरिस्मेटिक पोर्शन कौन सा होता है, ये वो वाला पोर्शन है जो टिप्स पे मौजूद है, क्योंकि प्लांट के अंदर ना ये कैपेबिलिटी होती है कि प्लांट जो है वो लंबाई में और मोटाई में ग्रो करता है। कहता हम उसकी छांटी भी करते हैं बाद में, वो फिर ग्रो कर जाता है क्योंकि उसके जो अपर सेल होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। लोअर सेल्स में नहीं होती है। लोअर सेल्स जो हैं वो परमानेंट हो जाते हैं और ऊपर वाले जो टेम्परेरी सेल्स होते हैं वो आगे से डिवाइड कर सकते हैं, और जैसे वो डिवाइड करते हैं तो पीछे वाले फिर परमानेंट हो जाते हैं और आगे से फिर वो डिवाइड करने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप उस वाले पोर्शन में से एक छोटी सी शूट काट लें या एक छोटी सी रूट काट लें और फिर उसको आप जो है किसी पॉट के अंदर उसको आगे से डाल दें गमले के अंदर, और उस गमले के अंदर जो है सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए, उसको पानी मिले, उसको हवा में से गैसेस वगैरह सनलाइट मिले, और ज़मीन जो आपने उसको मिट्टी डाली है वो मिट्टी भी थोड़ी न्यूट्रिएंट्स के साथ फुल हो तो वो पकड़ लेती है उस मिट्टी को, यानी कि जड़ें फैलना शुरू कर देती है, उसकी शूट इमर्ज होने लग जाती है, और फिर आप उसको वहीं से उस मिट्टी समेत उस गमले से निकाल के जहाँ पे भी आपने फील्ड के अंदर उसको रखना है वहाँ पे आप कर दें, वो पूरा दरख्त बना देगी। इससे हम घरों में भी करवाते हैं कटिंग, जैसे कि हम रोज़ प्लांट जो है रोज़ प्लांट की भी कटिंग करवाते हैं कि उसकी भी आप एक बेल यानी एक शूट छोटी सी काट लें और फिर उसको आप इसी तरह से ग्रो करवा लें तो वो आपको नया प्लांट दे देगी। फिर इसके अलावा मनी प्लांट है जो हम घरों में बेल लगाते हैं, तो उसमें भी हम यही काम करते हैं ना कि एक बेल काट लेते हैं उस बेल लेकिन बस ये ध्यान रखना होता है कि वो मेरिस्मेटिक पार्ट हो, यानी कि आपने टिप से लिया हो, आपने उसकी लोअर ब्रांच से ना लिया हो वो, तो आप उसको इसी तरह से ग्रो करवाएं, प्रोपोगेट करवाएं तो वो आपको नया प्लांट जो है वो बना देगी। इस मेथड को कटिंग कहते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, दो प्लांट लिए जाते हैं डिफरेंट स्पीसी के, मुख्तलिफ स्पीसीज़ के दो प्लांट होते हैं, उन दोनों प्लांट्स को ना हम एक ही गमले के अंदर ग्रो करवा के, तो अक्सर आपने देखा होगा ये भी कि बीच में कोई वो बांस सा जो होता है, स्टिक होती है, डंडा होता है, उसको लगा के दोनों को रस्सी के साथ बांध दिया जाता है कि ये एक तो इसको सहारा रहे, इकट्ठे रहें। ये आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है कि लोअर से उनकी रूट्स मिलने लग जाती हैं, उनका वास्कुलर बंडल मिलने लग जाता है और वो दोनों जो है वो एक प्लांट की सूरत में मिक्स हो जाते हैं। फिर अब उसके ऊपर जो फ्रूट या जो फ्लावर ग्रो करेगा वो दोनों स्पीसी से डिफरेंट होता है, यानी आपको एक नई किस्म की स्पीसी मिल जाती है। इसको आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहते हैं। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और इससे हमने बहुत ज़्यादा सीडलेस प्लांट्स बनवाए हैं, सीडलेस फ्रूट्स बनवाए हैं, ऑरेंजेस वगैरह और लेमन वगैरह, ये हमने ग्रेप्स वगैरह ये हमने इससे बनवाए हैं।
ग्राफ्टिंग के प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं कि हमने ये जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन करवाई है तो इससे हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात मिले हैं। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। फ़ायदे हमें क्या मिले हैं कि प्लांट्स हैं रिप्रोड्यूस करवाते हैं एसेक्सुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसके फ़ायदे हमें क्या क्या मिले हैं। इसके फ़ायदे हमें ये हुए हैं कि जो जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है कि जिस प्लांट की आपने वो बेल इस्तेमाल की थी या वो जो शूट इस्तेमाल की थी जो आपने ग्रो करने के लिए यूज़ की, जो नया प्लांट बनेगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल यानी बिल्कुल डिटो कॉपी जो है वो उस प्लांट की होगा जिसकी आपने सिर्फ शूट या सिर्फ वो छोटी सी बेल इस्तेमाल की थी। एक ये हो गया। दूसरा ये होता है कि जो बेनिफिशियल करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो फ़ायदेमंद उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो आगे वैसे के वैसे मुंतकिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके कलर के साथ उसकी बाकी जितनी भी उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं फ़ायदेमंद, जो आप लेना भी चाह रहे थे, ऐसा ही प्लांट आप हासिल करना चाह रहे थे, वो सारी आपको मिल जाती हैं। फिर लंबे चौड़े इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी नो नीड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनेशन क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है जो सीड बेयरिंग प्लांट्स करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो इसमें टाइम लगता है पॉलिनेशन में, क्योंकि वो जो गेमेट्स हैं उनकी फ्यूजन होती है, फिर आगे से सीड बनता है और उसके बाद फ्रूट बनता है, फिर दोबारा से ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इन सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसके बाद जो है ये रैपिड इंक्रीज़ करवाता है, तादाद बहुत जल्दी आपको मिल जाती है आजकल, इसीलिए तो आपको बेमौसमी फल भी मिल जाते हैं, वो वाले फल जिनका मौसम नहीं है लेकिन अब आपको वो 12 महीने मिलेंगे, तो इन्हीं प्रोसेस के ज़रिए बनवाए जाते हैं। उसके बाद जो है ऑर्गन है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, वो इस काबिल बनाएंगे प्लांट को कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकें, उसको पास ऑन कर लें। प्लांट्स जो हैं सीडलेस प्लांट्स, वो भी हम इसे ग्रो करवा सकते हैं। सबसे बड़ी जो हमें इसका फ़ायदा होता है वो ये है कि हम इसे सीडलेस प्लांट्स भी आजकल ग्रो करवा रहे हैं। फिर उसके साथ जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं कुछ। अब नुकसानात क्या हैं इसके कि देखें, हम जब एक दरख्त का फल खाते हैं जो कि एक नेचुरल तरीके से ग्रो करता है, तो उसके फल में वेरिएशन मिलती है, यानी एक ही दरख्त का कोई फल मीठा है, कोई खट्टा है, कोई टेस्टलेस है, किसी का जायका जो है वो अलग है। लेकिन ये वाले जो प्लांट्स हैं, इसमें जो प्लांट आपने लिया है, जो शूट आपने लिया है, सारे का सारा प्लांट बिल्कुल वैसा होगा, यानी कि इसमें नो वेरिएशन, आपको कोई वेरिएशन नहीं मिलेगी। वो जेनेटिकली आइडेंटिकल उस सिंगल शूट का होगा जो आपने उससे निकाली थी, वेरिएशन नहीं होती। फिर उसके बाद जो है कुछ ख़ास किस्म की डिजीज़ हैं जो अटैक कर सकती हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ हैं। अगर वो एक मेंबर के ऊपर भी अटैक करेंगी तो उसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी स्पीसी के अंदर सेम जेनेटिक वेरिएशन थी। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकी उस बीमारी को, तो ये सारी की सारी जो फसल है वो सारी ख़राब हो जाती है, कोई भी उसको नहीं कर सकता और डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसके नुकसानात थे। और उसके बाद कुछ और तरीके भी हैं, ये भी आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में आ जाते हैं। इन मेथड्स को माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल प्लांट को सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मैकेनिज़्म चाहिए, फिर ही हम इसको फॉलो करवा सकते हैं। घरों में आमतौर पर हम इसको नहीं करवा सकते। ये दो तरीके हैं, एक है टिश्यू कल्चर और एक है क्लोनिंग। क्लोनिंग का जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर ये एनिमल्स के ऊपर इस्तेमाल होता है, बट इसे हम प्लांट्स को भी क्लोन करवाते हैं। क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट, यानी कॉपी तैयार करवाना। तो क्लोनिंग के प्रोसेस में हम जो है एक सिंगल सेल से हम ये जो नया ऑर्गेनिज्म वो बनवा लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ये ज़्यादा वो है कॉमन टाइप। तो टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि हम इसमें एक टिश्यू लेते हैं और उसका किसी भी प्लांट का जिसको आप करवाना चाहते हैं, और उसको हम एक मीडियम में रखते हैं। उस मीडियम में क्या होता है, मीडियम यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं और वहाँ पे हम इसकी माइटोसिस करवाते हैं।
अब माइटोसिस कैसे होती है कि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स इसकी रैपिड रिप्रोडक्शन करवा दें, यानी रैपिड डिवीजन करवा देते हैं। वो रैपिड डिवीजन से यहाँ पे एंड पे क्लॉज बन जाता है, क्लॉजेस बन जाते हैं। क्लॉजेस किसको कहते हैं? सेल के ढेर को, यानी सेल का एक बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। सिर्फ ऐसा लगता है सबज ही सबज, सिर्फ ग्रीनरी यहाँ पे है, लेकिन कोई शूट, कोई रूट, कोई पत्ता आपको नज़र नहीं आ रहा होता। फिर आप इसको वहाँ से लगाते हैं एक नेक्स्ट मीडियम में, एक दूसरे मीडियम में, और उस मीडियम में आप इसको शेप देते हैं, उस शेप देते हैं आप इसको, मतलब कि वहाँ पे इसकी जो रूट है, शूट है, लीव्स हैं, वो बनना शुरू हो जाती है, अलग अलग स्ट्रक्चर नुमाया होने लग जाते हैं। उसके बाद आप उसको एक पॉट के अंदर डाल देते हैं और वहाँ पे थोड़ी देर ग्रो करवाने के बाद आपने जहाँ उसको फील्ड में डालना है, खेत में डालना है, आप उसको लगा दें, वो नया प्लांट आपको ग्रो करवा देगा। तो इस तरह की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो यहाँ पे हमारे जो एसेक्सुअल तरीके थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।